तो आप सब कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद हम वीडियो फिर बनाना शुरू किए हैं। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं इस चैनल से वो फिर से कंटिन्यू हो जाएं और बायोलॉजी पढ़ने के लिए तैयार रहें। बायोलॉजी एक सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है इस चैनल पे। आप चौथे चैप्टर में कुछ हेडिंग्स रह गए थे, उसको देखें। उसके बाद से फिर पांचवा चैप्टर और ऐसे क्रम से सभी चैप्टर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप देखते रहें, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है एड्स, वायरस जनित यौन रोग। वायरस जनित यौन रोग में कुछ रोग छूट गए थे, उसमें एक है एड्स रोग, एड्स AIDS। इसका पूरा नेम जो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित किया जाता है वायरस द्वारा, और वह वायरस उस व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर उस व्यक्ति को अनेक रोगों से ग्रसित करने लगता है। व्यक्ति अन्य अनेक रोगों से जब ग्रसित होता है तो उस व्यक्ति की स्वास्थ्य जो होती है, जो हेल्थ व्यवस्था है, वह कमजोर होने लगती है, जिससे व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा अस्वस्थ, असहाय महसूस करने लगता है। तो रोग है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके कारक कौन है? HIV उसका कारक है। यह एक वायरस है जो ह्यूमन इम्यून वायरस है। इसका नाम ही है ह्यूमन इम्यून वायरस। इसका नाम भी इस प्रकार से रखा गया है, जो इम्यून को नुकसान पहुंचाता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। इस वायरस की कार्य ये होती है, जैसे हमारे शरीर में प्रवेश करता है, यह इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करना है। चूंकि अब इम्यूनिटी सिस्टम को तैयार कौन करता है, यहीं से हम यहाँ पे आ जाएं। लिम्फोसाइट जो हमारे शरीर के अंदर एक सेल पाए जाते हैं, ये सेल क्या करते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को तैयार करते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट। ये दोनों प्रकार के सेल अपने में एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हुए हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा व्यवस्था है हमारे शरीर में जो हमको प्रकृति ने वो प्राप्त कराया है, प्रकृति ने हमें दिया है सीधे, वह हमें कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। और इसके फायदे क्या है? जितने भी अन्य जो संक्रमित रोग हैं, जो वायरस से या अन्य सूक्ष्म जीवों से होते हैं, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, कृमि से, उनसे लड़ने के लिए ये हमारे अंदर प्रतिरक्षा तंत्र ये सेल निर्माण करते हैं। लिम्फोसाइट ये दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसमें बी लिम्फोसाइट क्या करता है और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, दोनों के बारे में आप जानिए। टी लिम्फोसाइट क्या करता है? सूचना भेजता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कुछ भी अन्य वायरस, हमारे शरीर में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमारे अपने होते हैं, उनके अलावे कोई दूसरा सूक्ष्म जीव हमारे अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश करता है, चाहे वह कोई भी हो, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कृमि, कुछ भी हो, वो जैसे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और इस सेल को लगता है कि ये हमारे शरीर का नहीं है, यह तुरंत सूचना भेजता है बी लिम्फोसाइट को। और इस लिम्फोसाइट में ऐसी भी कोशिकाएं सम्मिलित रहती हैं जो उसको स्मृत करती हैं, याद रखती हैं, बहुत दिनों तक, लंबे समय तक वो याद रखती हैं, जिन्हें हम स्मृति कोशिकाओं के नाम से जाना करते हैं। तो ये जब इस हमारे शरीर में कोई भी जब वायरस या कोई भी सूक्ष्मजीव रोग जनित जो होते हैं प्रवेश करते हैं, तो उसकी सूचना जब ये भेजता है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को, तो ये उसमें विश्लेषण कार्य करता है और उसके विरुद्ध एक हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र तैयार कर देता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र आप यहाँ ध्यान से देखोगे, प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार का होता है। प्रतिरक्षा तंत्र एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। क्या होता है? एक प्राथमिक और एक द्वितीयक होता है। दोनों प्रतिरक्षा तंत्र में ये पहले बनता है प्रतिरक्षा तंत्र। ये प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा कमजोर होता है, और इसके बाद जो द्वितीयक प्रतिरक्षा तंत्र बनता है वह काफी मजबूत होता है और रोगाणु से लड़ने के लिए प्रबल होता है, मजबूत होता है। वह रोगाणु से लड़ जाता है और रोग से हमें मुक्त करा देता है। इसी तौर पे हमें टीकाकरण कराया जाता है। टीकाकरण का मुख्य लक्ष्य होता है
कि उस रोग जनित रोगाणु के विरुद्ध में प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र को तैयार कर देना। जब प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र तैयार हो जाएगा तो जो बी लिम्फोसाइट में पाई जाने वाली कोशिका, स्मृति कोशिका, वह उस रोग जनित रोगाणु को याद रखेगी और जैसे फिर दोबारा का मतलब ये हुआ कि पहले से तो टीका उसी का बनता है, जिस रोग का टीका बनाना हो उस रोग के रोगाणु को ही असहाय अवस्था में, दुर्बल अवस्था में उसको लेकर और उस शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो वहां जब प्राथमिक बन जाता है प्रतिरक्षा तंत्र, तो द्वितीय प्रतिरक्षा तंत्र जब कभी फिर से उस तरह का रोगाणु प्रवेश करता है तो स्मृति कोशिका इसमें का याद रखी रहती है और वह क्या करती है, सीधे प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र न बनाकर द्वितीय प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में बनाती है और इस तरह से वह रोगाणु नष्ट हो जाता है। तो यहाँ देखोगे आप, कारक समझ लिए। कारक क्या है? HIV है, ह्यूमन इम्यून वायरस। ये इम्यून को ही नष्ट कर देते हैं और ये हमारे शरीर में जैसे पहुंचते हैं, जैसे लक्षण उनका उभार होता है इस वायरस के हमारे शरीर में पहुंचने से, तो उसको रोक दिया जाता है। एड्स, इसके लक्षण क्या होते हैं? इससे व्यक्ति की प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ने लगती है एवं वह व्यक्ति अनेक अन्य रोगों से संक्रमित हो जाता है, अनेक अन्य रोगों से ग्रसित होने लगता है। उसके बाद संक्रमण विधि इसकी क्या होती है? संक्रमण विधि में यह संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाने से फैलता है या अन्य किसी तरह उस व्यक्ति के रक्त के संपर्क में अगर हमारा रक्त आ जाए तो भी यह रोग हमें पकड़ सकता है या दूसरे को पकड़ सकता है। बस ब्लड से संबंध है। एड्स के जो जर्म्स होते हैं, जो वायरस होते हैं एड्स के, HIV, वो ब्लड में ही क्या करते हैं? आवागमन करते हैं। वह जैसे पहुंचते हैं हमारे शरीर के अंदर ब्लड में चले जाते हैं। तो ब्लड बस संपर्क ना हो, बस बकिया सब होना चाहिए, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना बतियाना कुछ भी होगा, उससे एड्स नहीं फैलता। HIV एक से दूसरे में प्रवेश नहीं करते हैं। इसके बाद से ये संक्रमण विधि हो गया। एड्स की जांच जो आती है, एड्स की जांच दो टेस्ट से होती है, एक एलिसा टेस्ट द्वारा और एक एक ये होता है वेस्टर्न ब्रॉड टेस्ट द्वारा ये जांच किया जाता है। एक एलिसा द्वारा और एक वेस्टर्न ब्रॉड टेस्ट द्वारा ये किया जाता है। तो अगली हेडिंग बाध्यता है। बाध्यता, इनफर्टिलिटी। बाध्यता होता क्या है? यह भारत की समस्या नहीं है केवल, यह पूरी दुनिया की समस्या है। इस समस्या से आज विभिन्न बहुत ज्यादा पूरे देशों में बहुत से ऐसे साथी हैं नर मादा जो जूझ रहे हैं। उनके अनचाहे यौन संबंध से भी, यानी असुरक्षित यौन संबंध से के बाद भी उनके बच्चे पैदा नहीं हो पाते और उनके शादी हुए कई वर्ष बीत जाते हैं, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष बीत जाते हैं और उनके बच्चे नहीं हो पाते। इनको बांध्य बोला जाता है और ऐसी स्थिति को बाध्यता बोली जाती है। यहाँ देखोगे इनफर्टिलिटी है क्या? जब दो साथी नर व मादा के असुरक्षित यौन संबंध के बाद भी बच्चे नहीं होते तो उन्हें क्या कहा जाता है? बांध्य कहा जाता है। बांध्य कहा जाता, वह इस स्थिति को बाध्यता कहा जाता है। तो इसकी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्पर्म का बहुत कम होना, पुरुष में ये कमी है कि स्पर्म का बहुत कम होना। उसके बाद से स्पर्म अगर है भी तो वो सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। इसके मनोवैज्ञानिक भी कारण हो सकते हैं। उसके बाद से मादा में जो कमी है, मादा में कमी हो सकता है उनके यूटेरस का ब्लॉक हो जाना, जो यूटेरस होता है, या फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निर्मोचन न होना, मासिक की गड़बड़ी हो सकती है जो MC होता है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उस स्थिति में अगर मेडिसिन से काम चल जाता है, हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होता है तो कृत्रिम तरीके से उनके बच्चे पैदा कराए जाते हैं, उनके बच्चे उत्पन्न किए जाते हैं। और ये थोड़ा कुछ शहरों में ही है, बहुत महंगा पड़ता है, तो इसलिए सब लोग नहीं करा पाते। तो इसकी कुछ कृत्रिम विधियां हैं जिनकी बाध्यता दूर करने के कुछ प्रमुख कृत्रिम उपाय। इसमें प्रमुख उपाय आते हैं 3 ठो। इसमें पहला है ZIFT, जाइगोट इंटरना फैलोपियन ट्यूब। ये एक ऐसी विधि है जिसमें साथी नर व मादा दोनों में कमियां होती हैं। क्या होती हैं? नर व मादा दोनों में कमियां होती हैं। इन दोनों में कमी जब होती है तो 2 डोनर लिए जाते हैं, एक दाता पुरुष और एक दाता स्त्री। यानी ऐसे 2 स्त्री पुरुष लिए जाते हैं
जिनके शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बच्चा उत्पन्न हो सकते हैं, बच्चा पैदा हो सकते हैं। वैसे दो स्त्री और पुरुष जो डोनेट कर सकते हैं अपने इच्छानुसार, वो अपने मर्जी से डोनेट कर सकते हैं अपने युग्मक को, वैसे स्त्री और पुरुष को लिया जाता है जिसे डोनर भी कर सकते हैं। तो उनके शुक्राणु और अंडाणु लेकर कृत्रिम तरीके से क्या कहता है, निषेचित करके और कृत्रिम विधि से ही युग्मनज को 8 ब्लास्टोमियर्स तक बढ़ने दिया जाता है कृत्रिम तरीके से। जब वह युग्मनज 8 ब्लास्टोमियर से जब जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से बड़ा हो जाता है, तब क्या किया जाता है, मादा के फैलोपियन ट्यूब में उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। और वह मादा जो इच्छुक है बच्चे के लिए, जो साथी नर और मादा इच्छुक है, उनके फैलोपियन ट्यूब में जब वह युग्मनज जो 8 ब्लास्टोमियर से बड़ा हो गया है, उसको जब ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तो वह बच्चे की माँ बन जाती हैं। तब इस तरह से दोनों दंपत्ति जो है नर और मादा बाध्यता से दूर हो जाते हैं। उसकी बाद से दूसरी विधि है, और एक और बड़ी खास बात, ZIFT को हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। दूसरा है IUT, इंटरना यूटेरिन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, दूसरा है IUT, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, यानी कि वह विधि जिसमें, देखिए ये भी एक बाध्यता दूर करने की ही विधि है, लेकिन सिर्फ इसमें अंतर यह है कि इसमें भी क्या कहता है, कृत्रिम तरीके से युग्मनज को 8 ब्लास्टोमियर से बड़ा किया जाता है। किस तरीके से, कृत्रिम तरीके से 8 ब्लास्टोमियर से बड़ा युग्मनज को तैयार किया जाता है। और जब वह युग्मनज तैयार हो जाता है 8 ब्लास्टोमियर से जब बड़ा, तो उस युग्मनज को सीधे मादा के किसमें ट्रांसफर किया जाता है, यूटेरस में, गर्भाशय में, और स्थानांतरित कर उस दंपत्ति जोड़ी को बाध्यता से दूर किया जाता है। इस विधि को IUT कहते हैं। जब उसे गर्भाशय में ट्रांसफर कर देंगे उस युग्मनज को, तो वह आराम से वो उस दंपत्ति की जो मादा है वह मां बन सकती है, और इस प्रकार से वो बाध्यता से दूर हो जाएंगे। तो इन दोनों में अंतर यही है कि इसमें क्या कहता है, जाइगोट को यानी युग्मनज को क्या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, और इसमें 8 ब्लास्टोमियर से जो बड़ा युग्मनज है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, गर्भाशय में। ठीक है, तो ये इसे IUT कहते हैं, और जब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। दोनों में अंतर याद रखिएगा। तो तीसरा हमारा है कृत्रिम विधि बाध्यता को दूर करने के लिए, GIFT। ये GIFT गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। आप देखिएगा गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, इस विधि में जो स्त्रियां अंडाणु निर्मोचित नहीं कर पाती हैं, यानी पुरुष शुक्राणु निर्मोचित कर लेता है। दो जो साथी होते हैं विवाहित, उन साथी में पुरुष में कोई कमी नहीं है, पुरुष शुक्राणु निर्मोचित कर ले रहा है, उसके शुक्राणु एक्टिव है, सब सही है, बट उसका जो साथी है, मादा साथी, वह साथी जो है वो अंडाणु निर्मोचित नहीं कर पाता। तो उस स्थिति में स्त्री जब अंडाणु निर्मोचित नहीं कर पाती, तो उस स्त्री के अंडवाहिनी में दाता स्त्री जो होती है उसका अंडाणु गैमेट यानी उस मादा के अंडवाहिनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और पुरुष के शुक्राणु से निषेचित कराकर और बच्चा उत्पन्न कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, उस साथी की, उन दोनों साथियों की बाध्यता दूर हो जाती है। और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ, चौथा चैप्टर। ये वीडियो अब लगातार रोज हर दिन अब आप लोगों को मिलते रहेंगे, हमेशा। आप लोग अब फिर से रेडी हो जाएं। पहले ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं वीडियो बहुत दिनों तक, लगभग 2.5 माह से कुछ कम है, नहीं डाल पाया। अब वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए मिलेगा, और आप रेडी रहें। बायोलॉजी एकदम सरल भाषा में पढ़ें, एकदम आसानी से। जो भी त्रुटि हो, जो भी समझ में ना आए, उसके लिए कमेंट्स करें आप, और इधर से रिप्लाई जरूर मिलेगा, उसमें सुधार भी होगा। आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, और एग्जाम के लिए आप रेडी हों, ताकि आप अच्छे से एग्जाम दें। ओके।